कुमार, नीतीश कुमार, सागर गुप्ता, नितिन यादव, सुनीता खोल, प्रवता, प्रीति कुमारी, अनूप, राकेश, सौभाग्य रंजन, पानी, मनीष, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। इंद्रजीत, रंजन, अविनाश, भूमिका, पिंटू कुमार, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। भाई सवाल में कह रहा है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। बेस क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ए बी। आपने कहा जी ठीक है। अगर मेरे बच्चे एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो ध्यान से देखोगे तो इसी बेस ए बी पे ही एक और पैरेललोग्राम है, दैट इज ए बी एफ ई। आपने कहा ठीक है। तो मेरे भाई ये बात मैंने बताई थी कि अगर दो पैरेललोग्राम, दो या दो से ज्यादा भी पैरेललोग्राम अगर किसी एक ही बेस पे हो, यानी दोनों की एक साइड कॉमन हो और बाकी दोनों पैरेलल लाइन के बीच में अगर ये बन रही हो तो दोनों का एरिया सेम रहता है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कह सकता हूं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी एफ ई का एरिया सेम होगा वही पैरेललोग्राम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसीडी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इनके बराबर होगा। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ए बी एफ ई का एरिया ए बी सी डी के एरिया के बराबर होगा। ए बी सी डी का एरिया कितना रखा है? 25। तो मेरे बाबू ये एरिया है 25, ये पूरा एरिया है 25, ये एरिया है 25, तो इसको हटाता हूं। भाई ऐसे सवाल धड़ल्ले से आपको पेपर में मिलने। ये पूरा एरिया है 25, इसमें से कह रहा है ई ए बी सी, ई ए बी सी इसका एरिया है 17। तो ये 17 एरिया है, पूरा 25 है तो ये कितना होगा? 17 में से 25 घटाएंगे ना, 25 में 17 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 8। तो ये एरिया आएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। देखो हिंदी में इसमें लाइन मिसिंग है, एबीसी और डीबीसी एक ही आधार पर और दो समानांतर रेखाओं के बीच, अच्छा दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज। ठीक है, ठीक करो करो भाई बच्चों करो, ठीक लिखा। देखिए मेरे बच्चे बहुत ही आसान है। मैं अगर आपको ये कहूं कि भाई किसी ट्रायंगल की साइडें 3 4 5 है तो आप कहेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या होगा सर? तो आप कहेंगे साहब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बनेगा वो बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 3 गुना 4, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, तो इनका एरिया बन जाएगा साहब 6। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कहने जा रहा हूँ, भाई ध्यान देना, ये दोनों ही त्रिभुजें जो है, पूछा क्या था मेरे से, डी बी सी, यानी मुझे ये वाला बेस लेना। देखना मेरे प्यारे बच्चों, पहले मैं इस बात पे आता हूँ। भाई ए बी की लेंथ मुझे कितनी रखी है? 3। बी सी की लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो नेचुरली ये ट्रिपलेट बनेगा, तो ये 3 है, ये 5 है, तो लेंथ कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर। और अगर ऐसा है तो मेरे प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल का एरिया हमारे पास आ गया। बिल्कुल आ गया। कितना है साहब इसका एरिया? इसका एरिया सर 6। तो देखो यार इसी बेस, इसी वाले बेस जो मैं बना के चला रहा हूँ और इन्हीं दो पैरेलल लाइन के बीच में जो दोनों ट्रायंगले बनेंगे, इन दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। तो आप कहेंगे सर डीबीसी का एरिया भी वही होगा जो एबीसी का, यानी 6। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सौरभ साकिब भाई पढ़ते रहिए, वही एक तरीका है, धीरे धीरे सबका सिलेक्शन होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल बहुत खूबसूरत है। सवाल में कह रहा है एल एक्स एक्स वाई और वाई एन तीनों बराबर है। एल एक्स एक्स वाई और वाई एन तीनों ही आपस में बराबर। बिल्कुल ठीक बात है, मान ली बात। अगली लाइन में कह रहा है कि भैया ये वाली जो लाइन है ना, इस वाली लाइन के पैरेलल भी है, ये भी ध्यान रखना। ये बात भी मान ली मेरे बच्चे हमने, ये बात भी हम मान ले रहे हैं। अब मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा, यहां पे जल्दी से फोकस करिएगा। आइए मेरे दोस्त, मैं कुछ छोटे छोटे टुकड़े लेके आना चाह रहा हूं यहां, जिससे बात को गहराई में समझाया जा सके। मेरे प्यारे बच्चों ये बताना, ये जो चतुर्भुज है, पतला बनाते हैं इसको, ये जो चतुर्भुज है, मैं इस चतुर्भुज को यहां उतारना चाहूँ। इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों एम, इसका नाम है जेड, इसका नाम है एक्स और इसका नाम है एल। भाई ये सवाल ने कहा ही है कि एक्स जेड जो है वो पैरेलल है एल एम के। आपने कहा ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल है, ध्यान देना, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों ही पैरेलल है तो दो पैरेलल लाइन के बीच और एक ही बेस पर बने दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो मैं इसी बेस पे मेरे प्यारे बच्चों ये वाला ट्रायंगल बनाता हूं, ध्यान देना, और इसी बेस पे मेरे प्यारे बच्चों मैं ये वाला ट्रायंगल बनाता हूं। तो दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल सेम होगा। ये मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि दोनों ही ट्रायंगल का एरिया मेरे बच्चे सेम आएगा। दोनों ही ट्रायंगल का एरिया सेम आएगा। कौन कौन सी का? जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एक्स जेड होगा उतना ही एरिया मेरे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल
एम एक्स जेड होगा, एम एक्स जेड होगा। मेरे बच्चे, इतनी अच्छी अच्छी और इतनी जरूरी चीजें हैं और पेपर में बहुत काम की बातें हैं। अगर आप चाहते हैं मन करके समझें तो जरूरी है कि ध्यान से पढ़ें इस बात पे। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चों अगली बात पे आते हैं। क्या? अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये वाली ट्रायंगल बना रहा हूं। पहले मैं इन सबको हटा दे रहा हूं। नहीं बनता। ध्यान से देखना। आपने कहा जी बना लो, ठीक है। ये पॉइंट बता दो क्या है। तो ये पॉइंट है जेड, ये पॉइंट है एन, ये वाला पॉइंट है एल। यहां दो पॉइंट है, एक पॉइंट एक्स और एक पॉइंट वाई। अब मेरे बच्चों, ये वाली लेंथ क्या है? जेड से एक्स है, बिल्कुल ठीक है। तो एक तो लेंथ चली गई जेड से एक्स की तरफ, एक लेंथ ये बताओ क्या है? तो ये चली गई वाई की तरफ। तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक्स आ गया, ये आ गया वाई। अब अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा समझने की अगर मेरे बच्चे कोशिश करोगे आप यहां, तो आप इस चीज को ढूंढ पाओगे जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। क्या? इस चीज को समझ पाओगे कि मेरे प्यारे बच्चों, तीनों ट्रायंगल, ये वाली त्रिभुज इसी स्ट्रेट लाइन एल एन पे बेस्ड है, ये वाली ट्रायंगल भी इसी एल एन पे बेस्ड है, और ये वाली ट्रायंगल भी मेरे बच्चे एल एन पे बेस्ड है। अगर दो या दो से ज्यादा त्रिभुजें एक ही आधार पर आधारित हों और उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी हो, तो मेरे प्यारे बच्चों उनके क्षेत्रफलों का अनुपात वही रहता है या वही होता है जो उनके आधार की लंबाई का अनुपात होता है। और सवाल ने कहा था कि तीनों लेंथ आपस में बराबर है। अगर ये तीनों लेंथ आपस में बराबर है तो मेरे प्यारे बच्चों ये एरिया और ये एरिया भी आपस में इक्वल होगा। ये भी ध्यान रखिए, ये तीनों एरियाज भी इक्वल होंगे। यानी जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इसका होगा, उतना ही एरिया इसका होगा, क्योंकि तीनों का एक कॉमन वर्टेक्स भी है और तीनों एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड भी है। अब मेरे बच्चों मुझसे पूछा क्या? मुझसे पूछा है एल जेड वाई का एरिया बताइए क्या होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एल जेड वाई का, एल जेड वाई का एरिया बताइए क्या होगा। तो एल जेड वाई, एल जेड वाई, तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्रायंगल एल जेड वाई जो बना, एल जेड वाई का जो एरिया बना वो बना एक और एक दो, 2 यूनिट। अब हमें देखना है ये किस ऑप्शन के बराबर है। अब आते हैं सवाल में, ध्यान ये देना यहां क्या कि भैया ये वाला एरिया एक है, ये वाला एरिया एक है, ये वाला एरिया भी एक है, और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये वाला एरिया भी एक है, क्योंकि ये बताया था कि भैया ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, बिल्कुल है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हो, एक उभयनिष्ठ आधार हो, तो एक आधार और दो पैरेलल लाइन के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये एरिया एक होगा तो ये एरिया भी एक होगा, और ये एक एक मैंने प्रूफ करते दिखा दिया। अब मुझसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ एल जेड वाई किसके बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एल जेड वाई, एल जेड वाई, जेड वाई किसका, तो एल जेड वाई, तो एक और एक दो बना, ध्यान देना एक और एक दो बना। भाई ये वाला है ना एल जेड वाई, तो इस वाली ट्रायंगल का एरिया एक, इसका एक, तो ये दो बना। अब हमें देखना है दो एरिया किसका आ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है एम जेड वाई एक्स, एम जेड वाई एक्स क्या इसका बन रहा है भाई? एम जेड वाई एक्स, क्या इन दोनों त्रिभुजों का दो एरिया बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है भाई। कैसे बन रहा है ध्यान देना। अगर समझाऊं तो आपको ये बताया कि भाई इसका एरिया एक होगा तो इस पूरी का एरिया भी एल जेड एक्स का एरिया भी एक होगा। हाँ जी। अब मेरे बच्चों ध्यान देना, इस वाली ट्रायंगल के एरिया कितना आ गया? आप कहेंगे एक, और इस वाली ट्रायंगल के एरिया भी कितना आ गया? एक। तो पूरी क्वाड्रिलेटरल के एरिया कितना हो गया? दो। और वो यही तो कह रहा है एम जेड वाई एक्स, इस पूरी क्वाड्रिलेटरल के एरिया एक और एक मेरे प्यारे बच्चों आ गया दो। तो मैं ये कहूंगा कि सर ऑप्शन ए आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है ना? यहां पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। देखिए सवाल थोड़े मुश्किल है, डिफिकल्ट है, लेकिन समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा थोड़ा वक्त दोगे, इनको इंटरेस्ट क्रिएट करोगे तो समझ में आएगा। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कितने बच्चे समझ गए सवाल को। करो भाई कमेंट, बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया सवाल। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में डी और ई भुजा एबी और एसी के मध्य बिंदु है। ट्रायंगल एबीसी में डी भुजा एबी का मध्य बिंदु है, ई भुजा एसी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, ध्यान देना। रेखा बीसी को बिंदु पी तक विस्तारित किया जाता है। कहता है इस लाइन को किसी पॉइंट पी तक लेके गए तो डी ई पी का एरिया एबीसी से क्या होगा। आइए मेरे बच्चे कहानी को समझाते हैं बाबू। देखिए भैया सवाल में ये कह रहा है
आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भाई ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें डी इसका मिड पॉइंट है, ई इसका मिड पॉइंट, और बी सी को किसी बिंदु पी तक आगे बढ़ाया गया है। तो आपसे जो पूछा हुआ है वो ये पूछा हुआ है कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईपी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का रेशियो क्या होगा। आपने कहा ठीक है। अब आइए मेरे एक और बात पे, क्या अगर मेरे प्यारे बच्चों ये कोई ट्रायंगल है, और हम इस बात को तो बखूबी समझते ही होंगे कि अगर किसी त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी और इसकी आधी भी होगी। यानी ये साइड की लेंथ 1 होगी तो ये वाली साइड की लेंथ क्या होगी, 2। तो अगर इनकी साइडों की लेंथ का रेशियो 1:2 है तो एरिया क्या होगा, 1 का वर्ग 1 तो 2 का वर्ग 4, तो पूरी ट्रायंगल के एरिया 4, तो ये वाला एरिया होगा 1। आपने कहा ठीक बात है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट को मिला दूं तो, इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट को मिला दूं तो सर अगर इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो इसका मतलब ये लेंथ 1 होगी तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि दो लाइनों के मिड पॉइंट को मिलाने लग रहे हैं तो जो लाइन बनेगी इसके पैरेलल भी होती है, आधी भी। तो एरिया क्या होगा, 1 का वर्ग 1 तो 2 का वर्ग क्या होगा, 4, तो पूरी ट्रायंगल का एरिया 4 होगा। बिल्कुल ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको इससे मिलाओगे तो भी सेम कहानी कि भाई ये लेंथ 1 आई तो ये लेंथ आई 2, तो साइड की लेंथ का रेशियो 1:2, तो एरिया क्या होगा, 1 का वर्ग 1 तो 2 का वर्ग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 4। तो पूरी ट्रायंगल का एरिया है 4, ये 1, ये 1, ये 1, तो ये वाला एरिया कितना आया मेरे बच्चे, 1, क्योंकि 1 और 1 2 और 1 3, 4 में से 3 गया, ये वाला एरिया आया मेरे प्यारे बच्चों 1। अब कहानी क्या है, ध्यान से समझिए। कहानी ये है मेरे बाबू कि अगर मेरे प्यारे बच्चों ये कोई ट्रायंगल है एबीसी, अगर मेरे बच्चे ये कोई त्रिभुज है एबीसी, और अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं इसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दूं, अगर इसकी तीनों साइडों के मिड पॉइंट को मिला दूं, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें, अगर किसी त्रिभुज की तीनों साइडों के मिड पॉइंट को मिलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो जो त्रिभुज बनेगा बेसिकली उसका एरिया पूरे ट्रायंगल के एरिया का हमेशा 1/4 होगा। अब यहां कुछ विशेष बिंदु हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूं। पहला ये कि भाई ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी ई के, सिमिलर होगा ट्रायंगल बी डी पी के, सिमिलर होगा ट्रायंगल पी सी ई के, और सिमिलर होगा ट्रायंगल डी पी ई के। मतलब कहने का ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यहां 5 त्रिभुज हैं जो आपस में सिमिलर होंगी, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये। ये पांचों की पांचों ट्रायंगलें आपस में सिमिलर होंगी, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, ट्रायंगल ए बी सी नहीं ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल बी डी पी के, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल पी ई सी के, कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल डी ई पी के। मेरे प्यारे बच्चों यहां 4 सर्वांगसम त्रिभुजें बनेंगी। अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो 5 सिमिलर ट्रायंगल बनती है, और मेरे प्यारे बच्चों 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनती है, 4 सर्वांगसम त्रिभुजें बनती है। ये 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनती है, और मेरे प्यारे बच्चों हर एक पार्ट का एरिया 1:1:1 होता है, इक्वल होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईपी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, कि पूरी बड़ी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों 1:4, कि पूरी ट्रायंगल का एरिया 4 होगा तो डीईपी का एरिया होगा मेरे प्यारे बच्चों 1। आगे अब जो मेरा सवाल था यहां वो ये था कि भैया यहां मैं कोई पॉइंट ले लूं एफ, एफ ले लूं, तो ये बात तो तय मानी जाए कि भाई डी और ई मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट को मिलाएंगे जो लाइन बनेगी वो पैरेलल होगी। और अगर मेरे प्यारे बच्चों ये पैरेलल होगी तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भाई ये वाली जो ट्रायंगल बनेगी, ये वाली जो ट्रायंगल बनेगी इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, डीईएफ इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 1:4, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4। आपने कहा ये बात भी ठीक है। तो मेरे बच्चों अब एक बात बताना मुझे बड़ी समझदारी से कि मैं यही लाइन बेस ले रहा हूं, ये वाली लाइन बेस ले रहा हूं, ये लाइन बेस है। बीपी और डीई दोनों पैरेलल लाइन है क्योंकि बीसी और डीई पैरेलल है, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट, अगर दो साइड के मिड पॉइंट मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल होगी। तो मेरे बाबू एक बात बताना बड़ी समझदारी से, अगर मैं कहूं इस वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे कि भाई इस वाली ट्रायंगल के एरिया डीईएफ का एरिया पूरी ट्रायंगल के एरिया का 1/4 होगा, पूरी ट्रायंगल के एरिया 4 तो इसका एरिया 1 होगा, और ये दोनों पैरेलल लाइन है, और ये मैंने समझाया कि दो पैरेलल लाइन के बीच और एक ही आधार पर बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल सदैव बराबर रहता है। तो ये भी जो ट्रायंगल बनाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों डीईपी, इसका एरिया भी 1 ही होगा, इसका एरिया भी 1 ही होगा। अगर इसका एरिया 1 था तो इसका एरिया भी 1 होगा, ये एरिया बराबर होगा। यानी
डीई एफ का एरिया 1 है पूरी का 4, तो डीई पी का भी 1 होगा तो पूरी का 4 होगा। तो ये रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 1:4 होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लेकिन समझने वाले बच्चों के लिए। आप रेस्पेक्ट करें ना करें, पेपर में आएगा। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एबीसीडी एक वर्ग के शीर्ष है। एबीसीडी आर द वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर। कहता है बाबू ये कोई वर्ग है। एबीसीडी एबीसीडी आर द वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। और कहता है एम जो है भुजा एबी का मध्य बिंदु। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। एन भुजा बीएम का मध्य बिंदु है। एन भुजा बीएम का मध्य बिंदु है। एन इज द मिड पॉइंट ऑफ बीएम। तो बीएनसी का एबीसीडी से एरिया बताना। देखिए मेरे बाबू, इस ट्रायंगल पे फोकस करिए। मेरे प्यारे बच्चों ये बताना कि ये वाली जो साइड है बीएम, इसका मध्य बिंदु एन है, बिल्कुल है। तो अगर इस वाली ट्रायंगल में मेरे प्यारे बच्चों वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, तो ये लाइन जो बनेगी मीडियन कहलाएगी। और मीडियन ट्रायंगल की सामने वाली भुजा को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी। हाँ जी, तो दो बराबर हिस्सों में बांटेगी तो ये लेंथ 1 यूनिट होगी, तो ये लेंथ भी क्या होगी, 1 यूनिट होगी। बिल्कुल ठीक है, बराबर बराबर लेंथ होगी। तो ये मीडियन हुई, तो ये एरिया भी तो इक्वल हुआ। मीडियन इज ऑल्सो एन एरिया बाइसेक्टर, तो मतलब ये लेंथ एक हो, एरिया 1 होगा तो एरिया भी 1 होगा। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, ये पूरा एरिया कितना हो गया, 1 और 1 2, यानी बीएनसी का एरिया था 1 यूनिट, तो ये पूरा एरिया कितना हुआ, 2। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं कि यार इस ट्रायंगल पे आ जाइए। ये जो ट्रायंगल है इसमें ये वाली जो साइड है ए बी, इस ए बी का मध्य बिंदु है एम। बिल्कुल, ए बी का मध्य बिंदु है एम। तो सी से लेके एम को जब मिलाएंगे, सी से लेके जब एन को मिलाएंगे तो मीडियन कहलाएगी। और मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में बांटेगी, तो ये 2 है, तो ये वाला एरिया भी क्या होगा, 2। तो आप कहेंगे बात बिल्कुल सही बात है। तो मेरे बच्चे आप थोड़ा सा और गहराई में जब चीज़ों को जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला एरिया भी कितना आ गया, 2। तो 2 और 2 4 आ गया, ये एरिया आ गया 4, ये एरिया आ गया 4 मेरे बच्चे। और आप ये भी जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल होता है वो एरिया बाइसेक्टर होता है, विकर्ण एरिया बाइसेक्टर होता है। किस में, पैरेललोग्राम में, स्क्वायर में, रोम्बस में और रेक्टेंगल में। तो ये एरिया 4 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एरिया भी तो 4 होगा, ये वाला एरिया भी 4 होगा। तो पूरी इसका एरिया कितना होगा, 4 और 4 8। तो मेरे बच्चे पूरे का जो एरिया होगा वो होगा 1:8। तो आंसर जो लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों आएगा 1:8। करिए भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ध्यान देना। कहता है एबीसीडी एक समानांतर चतुर्भुज है, एम और एन इनकी साइडों के मिड पॉइंट है। एम डीसी का मिड पॉइंट है और बीसी का मिड पॉइंट एन है। तो कहता है सैडेड पोर्शन और गैर सैडेड पोर्शन का रेशियो बताना क्या हो। आइए मेरे बच्चे एक बात ध्यान से समझिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये कोई पैरेललोग्राम है, अगर ये कोई समानांतर चतुर्भुज है, और अगर मेरे बच्चों मैं इसके बीचों बीच ऐसे कोई लाइन खींच दूं, इसके बीचों बीच मैं ऐसे कोई लाइन खींच दूं, तो ये हर हाल में इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में बांटेगा। इस पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में बांटेगा। यानी अगर मैं इस पैरेललोग्राम में ये लाइन ऐसे बीचों बीच खींच दूं तो ये दो इक्वल एरिया में बांटेगा। आपने कहा ठीक है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींचूं और इसे भी बिल्कुल बीचों बीच रख दूं, यहां रख दूं, तो भी मेरे प्यारे बच्चों ये वाली जो लाइन है, ये लाइन इस पूरी पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरिया में बांटेगी, क्योंकि मैं बिल्कुल बीचों बीच मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट लाइनें मिलाने लग रहा हूं। हाँ जी, तो मेरे बच्चे अगर मैं दोनों लाइनें खींचूं ऐसे ऐसे, तो ये चार इक्वल एरिया में बांटेंगे। एक एक दो तीन चार, चार इक्वल एरिया में बढ़ जाएगी। अब सवाल में कहानी क्या है उस बात को समझिए। सवाल में कहानी ये है कि भाई ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम, ए बी सी डी पैरेललोग्राम, ए बी सी और डी पैरेललोग्राम। एम इस साइड का मिड पॉइंट है और एन इस साइड का मिड पॉइंट है। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर मैं पूरी पैरेललोग्राम का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के एरिया 16 ले लूं, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं पूरी पैरेललोग्राम का एरिया 16 ले लूं, ध्यान देना, तो आप इस बात को तो वाकिफ हैं, समझते हैं कि भाई इसके बीचों बीच अगर मैं एक लाइन खींच दूंगा, इसके बीचों बीच अगर मैं एक लाइन खींच दूंगा, अगर इसके बीचों बीच एक लाइन खींच दूंगा तो ये इसे दो इक्वल एरिया में बांटेगी, मतलब ये एरिया 8 होगा तो ये भी 8 होगा। तो आपका पहला सवाल तो मेरे दिमाग में यही खड़ा होगा कि सर आपने 16 क्यों माना, उसका भी तरीका बताता हूँ या कारण बताता हूँ क्यों माना। तो ये 8 होगा तो ये भी 8 होगा, बिल्कुल ठीक है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों ये 8 है और इस 8 को भी मैं अगर दो हिस्सों में बांट दूं ऐसे, तो ये एरिया मेरे प्यारे बच्चों 4 होगा, तो ये वाला एरिया भी कितना होगा, 4।
बिल्कुल ठीक है। एरिया भी मेरे प्यारे बच्चों 4 4 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब यानी अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ जो साइडेड पोर्शन है ये वाला ए बी एन, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए बी एन का एरिया कितना हो रहा है, ए बी एन का एरिया कितना होगा। तो ए बी एन का एरिया आ गया मेरे प्यारे बच्चों 4। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि भैया मैं यहां इसके बीचों बीच एक लाइन खींच दूं, यहां इसके बीचों बीच एक लाइन खींच दूं, यहां इसके बीचों बीच एक लाइन खींच दूं, तो कोई दिक्कत है भाई किसी भाई बहन को? आप कहें कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे बच्चे पूरी पैरेललोग्राम का एरिया कितना है 16, तो ये एरिया 8 आया, ये वाला एरिया भी कितना आया 8, बिल्कुल ठीक है। और इस 8 को भी अगर मैं यहाँ बीचों बीच एक लाइन खींच दूं तो ये वाला एरिया कितना आ गया? तो आप कहेंगे देखना ध्यान से समझोगे तो पल्ले पड़ेगा, तो सर ये वाला एरिया भी 4 आएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो मेरे बच्चे इसको भी मैं कलर कर दे रहा हूं, तो ये एरिया कितना आ गया 4। ए डी एम का एरिया कितना आ गया 4। तो मेरे बच्चे ए डी एम यानी ध्यान दोगे तो ये वाला एरिया भी आ गया आपका कितना 4, ये वाला एरिया भी 4 आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं कि अगर हम इसके बीचों बीच लाइन खींच रहे हैं, ऐसे भी इसके बीचों बीच लाइन खींच दें और ऐसे भी मेरे बच्चे इसके बीचों बीच खींच दें, तो ये बेसिकली इसको 4 इक्वल एरिया में बांट देगा, 16 को 4 बराबर हिस्सों में बांटेगा, तो ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, यानी ये वाला एरिया आया मेरे बच्चे 4, बिल्कुल ठीक है। और अगर मेरे भाई मैं इस 4 को भी बीचों बीच डायगोनल खींच दूं तो 2 इक्वल एरिया में बटेगा, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 4 है, तो ये वाला एरिया कितना आ जाएगा? तो अगर ध्यान दोगे तो ये एरिया आ गया 2, एम सी एन का एरिया आ गया 2, एम सी एन का एरिया आ गया मेरे बच्चे 2, एम सी एन का एरिया आ गया 2। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ पूरी पैरेललोग्राम के एरिया मैंने क्या माना था 16, तो उसमें से सैडेड पोर्शन के एरिया कितना है 4 4 8 और 2 10, तो सैडेड पोर्शन के एरिया आ गया 10। तो पूरा 16 माना था, 16 में 4 4 8 तो 10, तो ये कितना बचा 16 में 10 गया 6। तो अनसैडेड पोर्शन का एरिया कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब होगा 6। तो काटोगे तो रेशियो निकालोगे 5:3। सैडेड और अनसैडेड पोर्शन के एरिया का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 5:3। सैडेड और अनसैडेड पोर्शन के एरिया का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे बच्चे मेरे बाबू वो होगा 5:3। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ या ना, जल्दी से बताइए। अब मेरे बच्चों बात करते हैं कि हमने 16 क्यों लिया। देखो यार आपने एक चीज देखी कि मुझे बार बार आधा करना पड़ रहा, आधा करा फिर इसका आधा किया फिर उसका आधा किया, तो मैंने क्या किया कि 16 एक ऐसा नंबर ले लिया कि इसका बार बार आप आधा भी करोगे ना, जैसे 16 है तो 16 का आधा कितना हुआ 8, फिर 8 का आधा करोगे कितना आएगा 4, फिर 4 का आधा करोगे कितना आएगा 1/2 करोगे 2, फिर 2 का आधा करोगे 1। यानी मेरे प्यारे बच्चों मजे की बात पता क्या, मजे की बात यह है कि आप बार बार जब इनका आधा करोगे ना तो फ्रैक्शन में आंसर नहीं आएगा, यानी पॉइंटों में कैलकुलेशन नहीं जाएगी, इसलिए मैंने 16 मान लिया पहले ही, ताकि वो फ्रैक्शन में वैल्यू बने ही ना आपकी। ठीक है, इसलिए 16 ले लेता हूं। अगले सवाल के थ्रू समझाते हैं, आइए। आप सवाल करिए, तब तक मैं कुछ ड्राफ्ट कर दे रहा हूं। चलिए मेरे बच्चे, फिगर सवाल ने दे नहीं रखी थी, मैंने बना के दे दी। अब जरा ध्यान दीजिए सवाल पे। सवाल में कह रहा है भाई ABCD आर द वर्टेक्स ऑफ ए रोम्बस, समचतुर्भुज के शीर्ष है। PQRS उसके मिड पॉइंट है, TSP का मिड पॉइंट है, तो आपको बताना है ATS वाली ट्रायंगल का एरिया PTQ से। तो ATS यानी इस वाली ट्रायंगल का PTQ इस वाली ट्रायंगल से एरिया क्या होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों कुल मिला के मुझसे बात हो रही है। आइए करते हैं कोशिश समझने की कि कैसे सोल्व किया जाए। देखिए मेरे बाबू बड़े ध्यान से समझिएगा, हमें सवालों को डिटेल नहीं जाना, बहुत शॉर्टकट में ही समझना है। देखिए 3 4 फिगर के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब आइए, अब जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए मेरे प्यारे बच्चों। कलर चेंज करें सबका। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ABCD क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पैरेलल रोम्बस है। अगर ABCD रोम्बस है मेरे बच्चों तो सबसे पहले मुझे बताना कि जब इसके बीचों बीच, मैं पूरी रोम्बस का एरिया 16 मान लेता हूं, बीचों बीच अगर मैं ऐसे लाइन खींचूंगा, ऐसे लाइन खींचूंगा, तो ये इस रोम्बस को 4 इक्वल एरियाज में बांट देगा, बिल्कुल ठीक है। जितना एरिया इसका होगा मेरे प्यारे बच्चों उतना ही एरिया इसका होगा, उतना ही एरिया इसका होगा, उतना ही एरिया इसका होगा।
यानी मैं समचतुर्भुज को 4 बराबर क्षेत्रफलों में बांट दूं। आपने कहा जी बिल्कुल बांट दीजिए, मजा आ गया। अब जब 4 इक्वल एरियाज में बट गया मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करें? तो भैया 16 में ये एरिया 4 होगा, ये एरिया 4 होगा, ये एरिया 4 होगा, ये एरिया 4 होगा, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, अब मेरे बाबू मैं इसको भी अगर बांट दूं ऐसे, तो कोई दिक्कत आपको? आप कहें कोई दिक्कत नहीं सर, ये 4 था तो ये 2 होगा, ये वाला एरिया 2 होगा। अब मैं कह रहा हूँ मेरे भाई इसको भी इससे मिला दें, तो ये 4 है तो ये एरिया 2 होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एरिया भी 2 होगा। किसी भाई को यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे खुल के बताइए। आपने जवाब दिया ना जी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे बेटे दिक्कत नहीं है तो आप मुझे इस बात का जवाब दें कि ये जो ट्रायंगल है एस पी क्यू, इसका एरिया कितना है? एस पी क्यू का एरिया कितना है? तो आप कहेंगे सर ध्यान से देखिए, एस पी क्यू का एरिया, एस क्यू पी या एस पी क्यू का एरिया कितना है? तो 2 और 2 4 हुआ। तो सर एस पी क्यू का एरिया है 4, बिल्कुल ठीक है। ये एरिया है मेरे प्यारे बच्चों 4, हमने बात मान ली, हमने ये बात मान ली मेरे बच्चे। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसका एरिया 4 है तो शायद आपको ये बात पता हो कि अगर किसी ट्रायंगल में उसके किसी वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन खींच दी जाए, इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन में खींच दूं, तो ये मीडियन कहलाती है। और टी मिड पॉइंट सवाल ने दे रखा है, और अगर टी मीडियन है मेरे बच्चे तो मुझे बताना पूरा एरिया 4 था तो ये एरिया कितना हो जाएगा 2, और ये वाला एरिया भी कितना आएगा 2। आपने कहा सही जवाब सर, पी टी क्यू का जो एरिया आएगा, पी टी क्यू का जो एरिया आएगा सर वो आएगा 2। एब्सोल्युटली करेक्ट सर, पी टी क्यू का जो एरिया आएगा साहब वो आएगा 2। अब अगली बात मेरे बच्चे, एस ए पी का एरिया कितना है? एस ए पी का एरिया कितना है साहब 2। अब आप ये बात भी समझते हैं कि किसी वर्टेक्स से सामने वाली लाइन के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो मीडियन कहलाएगी, बिल्कुल। और अगर मेरे बच्चे ये मीडियन कहलाएगी तो मीडियन एरिया बाइसेक्टर होती है, तो एरिया को 2 हिस्सों में बांटेगी, तो एरिया 1 आएगा, तो ये वाला एरिया भी कितना आएगा 1। तो एस ए टी एस, ए टी एस ये एरिया कितना आया 1। और आपसे सवाल ने ये पूछा कि ए टी एस इज टू पी टी क्यू, तो ए टी एस इज टू पी टी क्यू, तो ए टी एस का एरिया 1 होगा तो पी टी क्यू का एरिया 2 होगा। यही मेरे बच्चे आपके सवाल का सही उत्तर है, यही आपके सवाल का सही उत्तर 1:2। अब ये तरीके हैं बहुत बेहतरीन जो मेरे खुद के बनाए हुए, ताकि आप समझ पाए चीजों को, करिए कोशिश। इसलिए ज्योमेट्री में टाइम लगता है। देखिए क्या होगा, कॉन्सेप्ट मिस कर दो लेकिन उससे खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए बी सी एंड डी आर वर्टेक्स ऑफ ए रोम्बस, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ईच साइड। सवाल में कह रहा है भैया ए बी सी डी एक रोम्बस के वर्टेक्स है, ए बी सी डी आर द वर्टेक्स ऑफ ए रोम्बस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड, एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ क्यू आर एंड आर एस। कहता है जी क्यू आर का मिड पॉइंट एम है और आर एस का मिड पॉइंट एन। क्यू आर का मिड पॉइंट एम और आर एस का मिड पॉइंट एम, एन क्यू आर का मिड पॉइंट था एम और आर एस का मिड पॉइंट होगा एन। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया एस एम एन का ए बी सी डी से एरिया बताना है, एस एम एन का ए बी सी डी से एरिया बताना है। आइए मेरे बच्चे, देखिए सवाल बहुत खतरनाक है, देखते ही गोली मारने वाले क्वेश्चन है। आइए, पूरे फिगर को 2-3 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा भैया। आइए भाई, देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं पूरी पैरेललोग्राम को 4 इक्वल एरिया में बांट दूं, ये 4 इक्वल एरियाज आ गए, ध्यान देना। तो आप कहेंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है सर, पूरी का 16 मान लेते हैं तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और सर ये भी डायगोनल है तो ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये 2 होगा, ये भी 2। इसमें किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है तो मुझे खुल के बताएं। आपने कहा जी कोई दूर दूर तक दिक्कत नहीं। तो मेरे बनने मुन्ने बच्चों में एक चीज बताना, अगर आप इतनी बात समझते हो तो इस वाली ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, आर एस क्यू का, आर एस क्यू का। तो आर एस क्यू का एरिया आ गया साहब 4। और अगर आर एस क्यू का एरिया 4 आ गया मेरे बच्चे, तो अब एक बात बताइए, ये एरिया 4 है, बिल्कुल है साहब। अब मैं आपको ये कह रहा हूं भैया कि मुझे बताना था एस एम एन का, कि मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना था। तो आपने कहा जी 4 है। इस क्वाड्रिलेटरल का ना, इस ट्रायंगल का एस आर क्यू का एरिया कितना है 4, 2 और 2 4 है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मेरे बच्चे कि अगर मैं यहां से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दूं तो ये मीडियन कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी। और अगर मेरे प्यारे बच्चों ये मीडियन है तो मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में बांटती है, तो ये 2 हुआ तो ये वाला एरिया भी कितना हुआ। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मीडियन जो होती है वो ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में बांटती है। अगर 2 इक्वल एरिया में बांटेगी तो ये एरिया 2 है तो ये वाला एरिया भी 2 होगा, बिल्कुल ठीक है। अब अब अगली कहानी पे आ जाइए कि मेरे बच्चे एक बात बताना, क्या कि अगर ये वाला एरिया आपके पास निकल के आ गया 2, एस आर एन, एस आर एम का एरिया कितना आया 2। आपने कहा जी हाँ। अगर मेरे बच्चे इस ट्रायंगल का एरिया 2 आ गया निकल के,
अगर इसका एरिया 2 निकल के आ गया बेटे, ये एरिया 2 निकल के आ गया इस वाली क्वाड्रिलेटरल का, तो मुझे एक बात बताना, अगर ये एरिया 2 है मेरे बच्चे, ये एरिया 2 है भैया रुकना, यहां तक की बात आ गई सभी को समझ में? कलर भी चूज करने पड़ते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, ये पूरा एरिया कितना आया आप कहेंगे तो एस एम आर या एस आर एम का एरिया आया 2। अगर मेरे बच्चे में यहां से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला दूं तो ये क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। और अगर ये मीडियन है, क्योंकि वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, तो ये ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में बांटेगी। ये एक है तो ये वाला एरिया भी क्या होगा? 1। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब मेरे बच्चे एस एल एम का जो एरिया होगा, एस एल एम का जो एरिया होगा वो आएगा 1 यूनिट, तो पूरी बड़ी क्वाड्रिलेटरल का एरिया आएगा 16 यूनिट। अगर हमने पूरी का 16 माना था तो ये एरिया 1, और यही आपसे पूछा हुआ है कि भाई इनके एरिया का रेशियो क्या है, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 1:16। 1:16। देखिए समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, जब तक आप खुद कॉपी पेन लेके अपने हाथ से बनाओगे, काटोगे नहीं, बीच से काटा, 3-4 फिगर बनाओगे, तब जाके आपके सही से समझ में आएगी। आइए भैया नेक्स्ट करिए। आइए मेरे बच्चे, सवाल बहुत खूबसूरत है, ध्यान से देखिए। भाई पहले इस बात पे नजर डालिए, क्या कौन सी बात पे नजर, कि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये जो ट्रायंगल है, ये ओ क्या है इस साइड का मिड पॉइंट? अगर ओ इस साइड का मिड पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या हुई? मीडियन। और किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन होती है, और मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में बांटती है। हाँ जी, तो ये एरिया मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट है, तो ये वाला एरिया भी कितना हुआ? 1 यूनिट है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब मेरे बच्चे बहुत सारे सवाल हम कर चुके हैं। अब ये देखिए इस वाली ट्रायंगल में, इस वाली ट्रायंगल में ई क्या है बाबू? मिड पॉइंट। अगर ई मिड पॉइंट है तो ये मीडियन हो गई। बिल्कुल हो गई सर। और अगर ये मीडियन हो गई तो जो एरिया इस ट्रायंगल का होगा वही इसका होगा। आपने कहा जी ये भी सही है। तो अगर इसका एरिया 1 और 1 2 है तो मेरे बाबू आंख बंद करके इसका एरिया भी 2 ही होगा। इसका एरिया भी कितना होगा? 2 होगा। अब फिर से अगली लाइन पकड़ते हैं, क्या कि मेरे भैया डी भी मिड पॉइंट दे रखा है। अगर डी मिड पॉइंट है तो ये तय है कि ये वाली लाइन मीडियन होगी। और अगर ये मीडियन है तो जितना एरिया इस वाली ट्रायंगल का होगा उतना ही एरिया इस वाली का होगा। तो इस वाली का एरिया कितना? 1 और 1 2 और 2 4, तो ये वाला एरिया भी कितना होगा? 4। अब ये धीरे धीरे विजुअलाइजेशन होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, बट इफ यू प्रैक्टिस मोर यू विल विजुअलाइज मोर। तो ये वाला एरिया आ जाएगा मेरे बच्चे 4। तो पूरी ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया? 8। और बीओई का एरिया कितना आ गया? 1। तो पूरी ट्रायंगल के एरिया का 1/8 पार्ट है। 1/8 पार्ट होगा मेरे बच्चे पूरी ट्रायंगल के एरिया का। देखिए मेरे बच्चे, बहुत सारी चीजें समझानी, एक बार में समझ नहीं आएंगी, लेकिन लगातार प्रयास करोगे तो समझ आएगा। सबसे पहली चीज तो ये कि मैं आपसे ये पूछूं कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी क्या होगा? तो आप कहेंगे सर लेंथ है 9 ना 9 और बैठते 6, तो 9 6 54 आएगा। तो एरिया होगा 54 वर्ग सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर एरिया 54 है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डी सी एफ ई बराबर होगा या नहीं होगा? क्या ये जो पैरेललोग्राम है डी सी एफ ई बराबर होगा कि नहीं इसका एरिया भी पूरी पैरेललोग्राम की? तो आप कहोगे देखो सर समझने की कोशिश करिए, बहुत खूबसूरत सवाल है। कैसे? ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद होगा मैंने ये बताया था कि भाई जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बने, जब भी दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बने, माफ करना गलत था, ऐसे था कि अगर ये दो पैरेलल लाइनें हैं, मान लीजिए एक लाइन ये है और इसी के पैरेलल एक लाइन ये, ये दो पैरेलल लाइन है। मैंने ये कहा कि भैया इसी बेस पे मैं एक पैरेललोग्राम ये बना रहा हूं मेरे बच्चे, और इसी बेस पे एक पैरेललोग्राम मेरे प्यारे बच्चों मैं ये बना रहा हूं। तो मेरे बच्चे अगर दोनों का बेस सेम हो, दोनों पैरेललोग्राम एक ही स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड हो, यानी दोनों की कोई एक लाइन कॉमन हो, एक लेंथ कॉमन हो, और दो पैरेलल लाइन के बीच बने हो, तो दोनों ही पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल सेम होता है। आप कहेंगे हाँ सर ये बात बताई थी। अगर ये बात बताई थी तो मेरे बाबू ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखिए ये तो सवाल ने दिया है कि भैया ये दोनों लाइनें पैरेलल है, एल और एम। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो सारा खेल इन्हीं चीजों के बीच में होगा। तो मेरे बच्चों ये बताओ कि डीसी जो है, ये जो डीसी है, ये जो डीसी है मेरे बच्चे, इसी बेस पे तो एक पैरेललोग्राम मैंने ये बनाई, भाई कोई भी फिगर बनेगी, और एक मैंने ये बनाई, तो दोनों का एरिया सेम होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे 500% एरिया सेम होगा, क्योंकि सेम बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी रेक्टेंगल बनाओ, पैरेललोग्राम बनाओ, कुछ भी बनाओगे तो एरिया हर हाल में सेम आएगा इनका। ठीक है जी। तो इसका एरिया भी 54 होगा, यानी इस पैरेललोग्राम का एरिया 54 होगा। इतना है सर। अब सर अगली बात पे आ जाओ, अगर पैरेललोग्राम का एरिया 54 होगा तब नई चीज दिखाता हूं सर। आइए
सारा खेल है मेरे बच्चे विजुअलाइजेशन का, हाउ मच यू विजुअलाइज थिंग्स एंड द कॉन्सेप्ट एंड द पोर्शन। ये भाई ये कौन सा आ गया, चाहते तो नहीं थे। देखिए धीरे धीरे पल्ले पड़ेगा लेकिन समझा दूंगा, ये मेरा दावा है। अब मेरे बच्चे ध्यान देना, अब मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अगर किसी पैरेललोग्राम में, ये बेस सेम है पैरेललोग्राम का भी और इस वाली ट्रायंगल का भी, दोनों का बेस सेम है मेरे बाबू, इस पैरेललोग्राम का इसी बेस पे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये पैरेललोग्राम बनी है और इसी बेस पे ये ट्रायंगल बनी है। तो आपको पता है इस ट्रायंगल का एरिया हमेशा ही इस पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, इसका एरिया हमेशा ही इसका आधा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है दूर दूर तक। तो अगर ये एरिया 54 है मेरे प्यारे बच्चों, तो आधा होगा तो एरिया कितना आएगा, अगर आधा होगा तो कितना आएगा 27, तो आंसर आएगा 27। दूसरी बात, अगर आप ऐसे रीड नहीं कर रहे, देखिए हमें हर तरीके से रीड करना आना चाहिए। तो हमें पता है ये साइड 6 है तो ये वाली साइड 6 है, और चूंकि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगी। और अगर ये 6 है मेरे प्यारे बच्चों, ये लेंथ 6 आ गई, ये वाली लेंथ अगर 6 आ गई, तो किसी ट्रायंगल की अगर बेस की लेंथ 6 आ गई, तो इस वाली ट्रायंगल की हाइट तो उसने पहले ही देखी 9, वो चाहे यहां बने कहीं भी बने, हाइट तो 9 ही रहेगी। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 6 गुना 9, तो 9 6 54 का आधा 27। तो उस नजरिए से भी मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 27। आइए मेरे प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं सर्कल पे। सर्कल उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल और ये सब कॉम्प्लिकेटेड थी। सर्कल आसान हिस्सा है, खत्म भी जल्दी हो जाएगा। देखिए आइए छोटे छोटे थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म करता हूं। सर्कल होता क्या है, एक ऐसा बिंदु जिससे सारे वर्टेक्स इनकी दूरी बराबर होती है बिंदु पथ की, वो सर्कल होता है। इन सबका कोई मतलब नहीं है। देखिए यार सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है, जिसे हम परिधि कहते हैं, परिमाप कहते हैं, परिमाप का मतलब होता है ये वाली जो बाउंड्री लाइन है ना, इस बाउंड्री लाइन की लेंथ। तो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है, बाउंड्री लाइन की लेंथ, वो हमेशा ही रहती है 2πr, 2πr। ये मेरे प्यारे बच्चों सर्कल की रेडियस कहलाती है जी। हाँ जी, एक शब्द होता है कोड, कोड का मतलब होता है जीवा, जीवा का अर्थ होता है कोई ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पार्ट पे इंटरसेक्ट कर रही है। कोई ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पार्ट पे इंटरसेक्ट करती है उसे हम कोड कहते हैं। जीवा जो सर्कल को दो हिस्सों में दो जगह काटती है, कोड कहलाती है। दूसरी बात क्या, ये साहब जो कोड होती है ना, उसमें एक बात ध्यान रखना कि सर्कल की सबसे बड़ी जो कोड होती है वो उसका डायमीटर होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डायमीटर। सर्कल की जो सबसे बड़ी कोड होती है डायामीटर, व्यास होता है। लॉन्गेस्ट कोड, सर्कल की सबसे बड़ी कोड जो होती है मेरे प्यारे बच्चों डायमीटर होती है, लॉन्गेस्ट कोड। जो लॉन्गेस्ट कोड होती है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है डायमीटर, व्यास। ये डायमीटर हो गया जी। अब आते हैं एक शब्द होता है सीकेंट। देखिए मेरे बच्चे ध्यान देना, अगर इस वाले वर्टेक्स से इस वाले वर्टेक्स तक लाइन खींच दें तो ये लाइन कहलाती है कोड, ये वाली लाइन कहलाती है कोड, जीवा कहते हैं इसे, ठीक है। लेकिन अगर कोई लाइन सर्कल को दो पार्ट पे काटती हुई बाहर निकल जाए, सर्कल से बाहर निकल जाए, तो इस लाइन को हम कहते हैं सीकेंट। सीकेंट को हिंदी में कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। क्या आप समझ पाए सीकेंट और कोड का डिफरेंस? सर कोड भी सर्कल को दो पार्ट पे इंटरसेक्ट करती है लेकिन वो सर्कल के अंदर रहती है, और सीकेंट भी दो पार्ट में इंटरसेक्ट करती है लेकिन वो सर्कल से बाहर चली जाती है। आइए जी आगे, बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों आर्क पे। देखिए किसी सर्कल में दो आर्क होती हैं, एक बड़ी आर्क होती है, एक छोटी आर्क होती है। जैसे येलो कलर जो फ्लैश हो रहा है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो कलर है, ये यहां से यहां तक की जो आर्क है इसे हम कहेंगे माइनर आर्क, छोटी आर्क, छोटी चाप। हिंदी में इसे कहते हैं आर्क को चाप। आर्क को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, वृत्त की चाप। तो किसी सर्कल की दो आर्क होती है, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क, यानी जो छोटा टुकड़ा वो माइनर आर्क, जो बड़ा टुकड़ा है वो मेजर आर्क। आइए आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी कहलाती छोटी आर्क, हाँ जी, और ये वाली कहलाएगी बड़ी आर्क। तो मेरे प्यारे बच्चों बड़ी आर्क के अंदर जो एरिया आता है वो मेजर सेक्टर कहलाता है, और जो छोटी आर्क के अंदर एरिया आता है वो माइनर सेक्टर कहलाता है। तो सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्यक खंड, यानी जो त्रिज्या द्वारा खंड खंड किया गया, यानी टुकड़े टुकड़े किया गया। तो मेरी बात फिर से समझिए, जो माइनर आर्क से बन रहा है वो माइनर सेक्टर, जो बड़ी आर्क से बन रहा है वो मेजर सेक्टर। समझ गए भैया? अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए सर्कल, कि भाई सर्कल की क्या क्या प्रॉपर्टी है। देखिए मेरे बच्चों पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करें, लेकिन पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले एक बात बता दो मेरे भाई। क्या मेरे बच्चे, आपको ये बात तो पता ही है कि अगर ये सर्कल का सेंटर है, अगर ये सर्कल का सेंटर है, तो किसी भी आर्क से, किसी भी आर्क से, आर्क का मतलब माइनर आर्क ले लूं या मेजर आर्क ले लूं, मान लीजिए मैंने ये माइनर आर्क ले ली, तो इस माइनर आर्क से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा, माइनर आर्क से सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 2 थीटा है, ध्यान देना ये वाला एंगल 2 थीटा है, ये वाला एंगल 2 थीटा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसी आर्क से सेंटर पे अगर एंगल 2 थीटा बनाया ना, तो इस आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे जो भी एंगल बनेगा, ये वाला एंगल हमेशा ही उसका डबल होगा, है ना। ये जरूरी नहीं है यहीं बने, ये यहां बने तो भी आधा ही होगा, ये यहां बने तब भी आधा ही होगा, यहां बने तब भी आधा ही होगा, ये सारे एंगल आधे होंगे। हम जब छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो हमारे टीचर ऐसे पढ़ाते थे, सेम आर्क बनानी है ना तो पेन यहां से उठाओ और
सर्कल पे कहीं पे भी ले जाके यहाँ छोड़ दो, फिर यहाँ से उठाओ यहाँ पे छोड़ दो, फिर यहाँ उठाओ यहाँ ले आओ, फिर यहाँ उठाओ यहाँ ले आओ, फिर यहाँ उठाओ यहाँ ले आओ, फिर यहाँ उठाओ यहाँ ले आओ। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे कि अगर ये वाला एंगल 2 थीटा है ना, तो ये सारे ही कोण थीटा थीटा होंगे, ये सारे ही कोण थीटा थीटा होंगे। ये मैंने ज्योमेट्री में हल्की सी एक प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस की थी कि केंद्र पर बना हुआ कोण हमेशा ही वृत्त के अन्य भाग, यानी ये वाली आर्क है तो इस आर्क से दूसरी बड़ी वाली आर्क पे किसी भी भाग पे कोण बनेगा तो सेंटर वाला एंगल हमेशा उससे डबल होगा। हाँ जी। अब मेरे बच्चों एक नोटिस कर रहे होंगे आप चीज क्या, कि अगर मैं इस वाली चीज को हटा दूं, इस वाली चीज को हटा दूं, तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं क्या, कि सर ये वाली आर्क ले रहे हैं हम, ये वाली बिल्कुल ले रहे हैं जी, इस वाली आर्क की बात कर रहे हैं। अगर हम सर इस वाली आर्क की बात कर रहे हैं तो इस वाली आर्क से सर्कल की दूसरी आर्क पे जितने भी एंगल बन रहे हैं सारी तो सेम बने, ये भी थीटा बना, ये भी थीटा बना, ये भी थीटा बना, ये भी थीटा बना, ये भी बनाओगे तो भी थीटा ही बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो पहली प्रॉपर्टी है सर्कल की वो यही है कि किसी एक आर्क से, जैसे ये ए बी छोटी आर्क है, इस आर्क से सर्कल की दूसरे पार्ट पे जितने भी एंगल बनेंगे वो मेरे प्यारे बच्चों सारे बराबर होंगे। सेंटर वाला डबल होता है लेकिन दूसरे पार्ट पे जितने भी एंगल बनेंगे सारे आपस में बराबर होंगे। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ आवर सर्कल। सर्कल की मेरे प्यारे बच्चों ये पहली प्रॉपर्टी। विवेक भाई सीधा सवाल पे ध्यान, बकवासबाजी कुछ नहीं। अब आइए आ गया पहला सवाल आपकी नजर पेश किया, नजर जो लागी। देखिए मैं ये वाली आर्क ले रहा हूं एडी, प्रैक्टिस से आएगी चीजें। अगर मेरे बच्चे में ये वाली आर्क ले लूं एडी, तो एडी से ही तो ये वाला बना एंगल और इसी से ये वाला एंगल बना, तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। भाई इसी आर्क से ये वाला कोण बना, इसी आर्क से ये वाला कोण बना, मेरे भाइयों दोनों ही कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। तो अगर ये कोण 40 डिग्री है बाबू, तो ये वाला कोण भी 40 डिग्री। ए सी डी आपसे पूछा हुआ तो आंसर होगा 40 डिग्री। रिजल्ट क्या बोलोगे, सर सेम आर्क से बना हुआ एंगल, सेम आर्क से बना हुआ एंगल, बताइए। नजर जो लागी। देखिए मेरे भाई काम एक ही, क्या कि जनाब इस वाली तरबूज पे आ जाइए, ये वाला कोण है 50 डिग्री, ये वाला कोण है 60, तो 60 ये है, 50 ये, 60 और 50 110, तो ये वाला कोण आएगा सर 70 डिग्री। सर जी ये वाला कोण अगर 17 डिग्री होना है, ये वाला कोण 70 डिग्री होना है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब जरा ध्यान देना, इस वाली आर्क से मेरे प्यारे बच्चों सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना 70 डिग्री, बिल्कुल, और इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना, तो ये वाला कोण भी क्या होगा मेरे बच्चे से, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये कोण 70 डिग्री है तो ये वाला कोण भी क्या होगा 70 डिग्री। हाँ जी, तो ए सी बी भी जो होगा वो 70 डिग्री होगा, तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा 70 डिग्री। थैंक यू भाई दुर्गेश निषाद जी। लगाइए दिमाग, ए सी बी दे रखा है 40 डिग्री, बी ई डी है 120 डिग्री, तो सी बी डी पूछ रहा है, सी बी डी। देखिए मेरे बच्चे, नजर जो लागी तेरी लागी, नजर जो लागी तेरी लागी। आइए मेरे बच्चे एक तो बात बताइएगा हमको, क्या सर ये कौन 40 डिग्री है, ये वाला कौन 40 डिग्री दिया ना, कहाँ है, नहीं साफ सुथरा बनाए, नजर जो तेरी लागी, ये कौन है मेरे प्यारे बच्चों 40 डिग्री का। आप बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं कि ये वाला मत करो। अब मुझे एक बात बताना, क्या बताना सर, कि इसी वाली आर्क से, यहाँ वाली जिस पे बार बार पेन चल रहा है, इसी वाली आर्क से ये वाला कोण बना 40 डिग्री, बिल्कुल, और इसी आर्क से ये वाला कोण बना, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर नहीं होंगे क्योंकि सेम आर्क से बने हुए एंगल है। आप हैं बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन सर ये तो पूछा ही नहीं है, ये 40 है ये 40 होगा डिग्री मान लिया ये, लेकिन पूछा कहाँ है, पूछा तो बाबू ये वाला है ना। अरे तो ढक्कन, अगर तीनों कोण मिल गए तो जो 120 और 40 कितना हो गया 160, तो ये कितना होगा 20 डिग्री, 180 होता है ना तीनों कोणों का जोड़, तो ये 20 डिग्री, यही आपका सही उत्तर। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 20 डिग्री, 20 डिग्री इज योर राइट आंसर। नजर जो तेरी लागी। देखिए भैया तनी को बड़ा कर दे रहा है फिगर को, भाई वो बच्चे कमेंट करें जो बिहार से, जानत रहेल। आइए मेरे बच्चे अब जरा ध्यान देना मेरे बच्चे, ये वाली जो ट्रेंगल है, इस वाली ट्रेंगल में ये वाला कोण है 69 डिग्री, ये वाला कोण है 31 डिग्री, तो ये हो गया 100 डिग्री, तो तीसरा कोण कितना आएगा साहब 80 डिग्री, तीसरा कोण आएगा जी 80 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो ये वाला कोण है भैया 80 डिग्री। अब मेरे बाबू एक बात बताइए, अगर मैं इस वाली आर्क पे बात कर रहा हूं तो इसी आर्क से तो ये वाला कोण 80 डिग्री ले रहा हूं, तो इसी आर्क से ये वाला कोण पूछूंगा तो कितना होगा, ये वाला और ये वाला सेम होंगे। आप कहें सर बिल्कुल सेम होंगे, ये भी 80 डिग्री ही होंगे, ये वाला कोण सर 80 डिग्री ही होगा। पिंटू कुमार बहुत बढ़िया, झारखंड राजस्थान जैसलमेर बिहार से दिवाकर, नीतीश कुमार उत्कर्ष। देखिए बाबू हमसे एक्स का मान पूछे, एक बात बताए हमको, क्या
बात ये बताए दो भैया, क्या ये तो तय है कि ये 120 है तो ये वाला कोण निकल जाएगा? कैसे? क्योंकि सर ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 होता है, तो 120 है तो ये वाला कोण होगा 60, और सर ये 60 है 70, 7 से 13 130 डिग्री होगा, तो ये वाला कोण आया 50 डिग्री, और अगर ये वाला कोण 50 डिग्री हो गया तो सर अब तो लगा ही देंगे ना बात। इसी वाली आर्क से मेरे प्यारे बच्चों ये वाला एंगल बना 50 डिग्री, और इसी वाली आर्क से ये वाला एंगल बना, तो ये और ये दोनों बराबर आ गए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। तो भैया इसमें जो उत्तर आएगा ना वो 50 डिग्री लिखिएगा ना। करिए बाबू, देखिए आसान सा थोड़ा फास्ट बताता हूँ। ये 90 है, हमसे पूछा गया ए डी सी, ये 90 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाला कोण भी 90 ही आएगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब ये 90 डिग्री है, ये 35 है, तो ये निकाल देंगे। सर ये आएगा 55 डिग्री, तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। और अगर ये 55 डिग्री है तो आप ये बात समझते हैं कि इसी आर्क से तो सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना, और इसी पार्ट से ये, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में बराबर होंगे ना, तो ये 55 है तो ये वाला कोण भी क्या होगा 55। 55 या बचपन, बचपन का प्यार है भूल नहीं जाना, तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी राइट आंसर। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों सेकंड थ्योरम पे। सेकंड थ्योरम में क्या है कि सेकंड सॉरी माफ करिए, सेंटर पे बना हुआ एंगल दूसरे पार्ट पे बने हुए एंगल का हमेशा डबल होता है। ठीक है जी, आइए पहले ही सवाल में लुटिया दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा बाबू। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना, बड़ा हिट हुआ भाई गाना एक वक्त पे। आइए मेरे बच्चे, अब जरा ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों में इस वाली आर्क की बात करो, इसी आर्क से मेरे प्यारे बच्चों एक एंगल तो ये वाला बना 20 डिग्री, बिल्कुल ठीक, और एक एंगल ये वाला बना। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों सेंटर पे बना हुआ एंगल दूसरे पार्ट पे बने हुए एंगल का हमेशा क्या होता है डबल, तो ये 20 डिग्री है तो ये वाला कोण क्या होगा 40 डिग्री। तो सेंटर पे बना हुआ एंगल हमेशा ही दूसरे पार्ट पे बने हुए कोण का डबल होता है, तो ये वाला कोण है 40 डिग्री। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर होगा 40 डिग्री। आइए मेरे बच्चे, बाबू थोड़ा सा फुर्ती आइएगा ना तो समझाएंगे ना। आइए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों ये सर्कल की रेडियस है, मतलब सेंटर है। अगर ये सेंटर है तो ये भी रेडियस हुई और ये भी रेडियस हुई, और दोनों की लेंथ बराबर होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी त्रिभुज की दो साइडें बराबर हैं तो तीसरी साइड के साथ बनने वाला कोण भी तो बराबर होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो ये 40 डिग्री है मेरे बच्चे, तो ये वाला कोण भी 40 डिग्री ही होगा। ये 40 डिग्री है, ये 40, 40 और 40 80, तो ये वाला कोण कितना होगा 100 डिग्री। तो ये वाला कोण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 100 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब मेरे बच्चे इसी आर्क से आइए, इसी आर्क से सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल है 100 डिग्री, बिल्कुल है। और इसी आर्क से सर्कल के ऊपर वाले पार्ट पे यानी दूसरे पार्ट पे बना हुआ एंगल क्या होगा इसका आधा। तो सर सेंटर पे अगर 100 डिग्री बना है तो ये वाला कोण कितना होगा 50 डिग्री। तो ये तो पूछा है आपसे कि भाई एसीबी बताइए, तो एसीबी हो जाएगा मेरे बच्चे 50 डिग्री। आइए मेरे बच्चे, सेम है कहानी है। इस वाली आर्क में मेरे प्यारे बच्चे, इसी वाली आर्क से तो सेंटर पे बना हुआ एंगल 90 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। भाई इसी आर्क से वृत्त के केंद्र पे बना हुआ कोण 90 डिग्री है, और मेरे प्यारे बच्चों इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे बना हुआ एंगल क्या होगा 90 का आधा होगा। भाई ये वाला कोण 90 है तो ये वाला कोण क्या होगा आधा। आपने कहा ठीक है 90 है तो ये वाला कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री। ये वाला कोण होगा मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, ये 90 है तो ये होगा 45 डिग्री। अब इस वाली ट्रायंगल पे आइए, ये 45 है, ये 30 डिग्री है। अब यहाँ की कहानी समझा दीजिए बाबू। अगर ये वाला कोण 30 है, ये वाला कोण 45 है, तो 30 और 45 कितना हो गया मेरे बच्चे 75 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना होगा 105 डिग्री। तो ये वाला कोण आएगा 105 डिग्री। तो सी ए बी जो कोण बना वो बना मेरे बच्चे 105 डिग्री। नहीं सी सॉरी सॉरी सॉरी, सवाल ने हमसे पूछा सी ए ओ ये वाला कोण बताइए, तो अब ये कोण निकाल देंगे। देखो यार ये कोण आया 105 डिग्री। अब हम इस बात को भी समझते हैं कि सर ये दोनों रेडियस है, अगर ये दोनों रेडियस हैं तो हम ये कोण निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे देखिए ध्यान से, ये बात ध्यान की, ये वाला कोण 105 डिग्री है। बाबू अब एक बात बताइए, इस वाली ट्रायंगल पे आइए, ये वाला कोण कितने का है साहब 90 डिग्री का। ये दोनों साइडें क्या है बराबर, अगर ये दोनों साइडें बराबर है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। तो ये 90 है तो इन दोनों का जोड़ भी 90 होगा, तो 90 को दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो ये कोण 45 डिग्री आएगा, और ये वाला कोण भी 45 डिग्री आएगा, बिल्कुल। ये 45 है, पूरा 105 है, तो 105 में से 45 घटाएंगे मेरे बच्चे तो आएगा 60 डिग्री, तो ये वाला कोण होगा 60 डिग्री। तो सी ए ओ जो आएगा वो 60 डिग्री आएगा, सी ए ओ जो आएगा वो 60 डिग्री आएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर।
देखिए मेरे बच्चे, ये वाला कोण है 80 डिग्री। अब हमसे कह रहा है ए डी बी और ए सी बी बताइए। देखिए थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो बात समझ जाएंगे कि ये वाला आर्क है, इसी से सेंटर पे एंगल बना 80 डिग्री, तो इसी से ये वाला एंगल क्या होगा, इसका आधा होगा, है ना। और ये वाला एंगल भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका आधा होगा। ये बात समझते हैं कि नहीं समझते हैं, ए सी बी और ए डी बी। ठीक है, तो देखिए ये कोण अगर 80 डिग्री है, ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों अगर 80 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा, इसका आधा। अगर ये बात नहीं समझ रहे हैं तो अब देखिए बेटे, इसी आर्क से तो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना, और इसी आर्क से सर्कल के इस पार्ट पे एंगल बना, तो ये वाला जो एंगल होगा ये इसका क्या होगा, आधा होगा। तो भाई अगर ये 80 डिग्री है तो ये वाला कोण होगा 40 डिग्री, और ऐसे ही ये 80 है तो ये वाला कोण भी हो जाएगा 40 डिग्री। और हमसे सवाल में पूछ रहा है इन दोनों कोणों का जोड़ बताओ, तो इन दोनों कोणों का जोड़ हो जाएगा 40 और 40 80 डिग्री। इन दोनों कोणों का जोड़ हो जाएगा मेरे बच्चे 40 और 40 80 डिग्री। ये हो जाएगा मेरे बच्चे 80 डिग्री, तो आंसर आएगा 80 डिग्री। बताइए। देखिए बहुत आसान आसान सवाल है, छोटे छोटे कंपैरिजन टेकने और कुछ नहीं। कह रहा है भैया ए बी सी डी वर्टेक्स हैं, ओ सेंटर है, बी ओ सी 30 है, ए ओ बी 60 है, मान ली बात। डी चाप ए बी सी मतलब ए बी सी के अलावा पर एक बिंदु है। ठीक है, ए डी सी ज्ञात करिए, ए डी सी ज्ञात करना। आओ भाई बड़ा ही आसान। कैसे आसान है बाबू, ये देखिए इसी वाली आर्क से तो सर्कल के सेंटर पे एंगल बना, कितने डिग्री का बन रहा है सर, 60 और 30 90 डिग्री का। तो ये वाला कोण 90 है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण कितना होगा, 90 का आधा 45 डिग्री। तो ये 90 है तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये वाला कोण होगा 45 डिग्री। एडीसी है 45 डिग्री, मेरे प्यारे बच्चों एडीसी की वैल्यू होगी 45 डिग्री। हाँ जी, देखिए यार यहाँ हल्का सा कंफ्यूजन होगा आपको, लेकिन आराम से समझेंगे समझ में आएगी चीज। कैसे मेरे बच्चे, मैं ये वाली आर्क ले रहा हूं, ये वाली आर्क, बड़े वाली आर्क ली मेरे बच्चे, इसी आर्क से तो मैंने सेंटर पे एंगल बनाया ये वाला, ठीक है जी। और इसी आर्क से मैंने सर्कल के दूसरे पार्ट पे एंगल बनाया 100 डिग्री। तो सेंटर पे बना हुआ एंगल इस वाले एंगल का हमेशा डबल होगा, तो ये 100 है तो ये होगा 200 डिग्री, ये होगा 200 डिग्री। अगर ये 100 है तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 200 डिग्री। हाँ जी, तो ये वाला होगा मेरे प्यारे बच्चों 200 डिग्री। अगर आपको कंफ्यूजन है कि साहब ये 200 नहीं होगा, तो मैं इसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए मेरे भाई, अब एक तो बात बताइए बाबू, अगर इसको यहां से मिला दें और इसको यहां से मिला दें, तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक चतुर्भुज बन गई, लेकिन अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको समझाया नहीं है। कोई नहीं, कोशिश करिए, बाकी समझाऊंगा थोड़ी देर में। अगर किसी चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स किसी सर्कल पे लाई होते हैं, अगर किसी चतुर्भुज के चारों वर्टेक्स मेरे प्यारे बच्चों किसी सर्कल पे लाई हो जाते हैं, तो उसके आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पल्ले पड़े तो बहुत अच्छा, नहीं तो छोड़ भी देना। ये जो चतुर्भुज है इसके चारों वर्टेक्स सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो इसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहलाते हैं, कहते हैं। आगे मैं इसे एक्सप्लेन भी करूंगा। तो मेरे बच्चे मैं कह ही रहा हूं कि अगर ये वाला कोण 100 है ना, तो हर हाल में ये कोण इसका आधा होगा, यानी 80 डिग्री होगा। और अब अगर आप उस कॉन्सेप्ट को उस नजरिए से नहीं देख पा रहे थे, तो इस नजरिए से देखना कि भाई इसी वाली आर्क से तो मैंने सेंटर पे एंगल बनाया, और इसी आर्क से मैंने सर्कल के दूसरे पार्ट पे एंगल बनाया। तो ये कोण अगर 80 है तो ये इसका डबल होगा। ये कोण 80 है मेरे बच्चे, तो ये वाला कोण होगा इसका डबल, यानी 160। और अगर ये वाला कोण 160 डिग्री है, तो किसी बिंदु के चारों तरफ का कोण होता है 360, तो 160 360 से घटाएंगे तो 200 डिग्री तो आया। आपने कहा सर बात समझ गया। अब अपने सवाल पे वापसी आते हैं। हमसे पूछा ओपीआर क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको ये कहा कि ये वाला जो एंगल है ना, ये आएगा 200 डिग्री, इसका डबल होता है। और अगर ये 200 है तो ये वाला एंगल आएगा मेरे बच्चे 160, क्योंकि पूरे इसका जोड़ होता है कितना, 360। अब मेरे बच्चे बताइए, ये है ओ, ये है आर, और ये है पी। ये एक ट्रायंगल है ओपीआर, बिल्कुल। ये वाला जो कोण है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये वाला कोण कितना है, 160 डिग्री, बिल्कुल। अगर ये वाला कोण 160 है, और अगर त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर है, क्यों है साहब बराबर, क्योंकि ओ सेंटर है तो ये रेडियस हुई। अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं, तो तीसरी साइड के साथ जो कोण बनेंगे वो मेरे बच्चे आपस में बराबर ही होंगे। तो 160 है, 180 को 160 घटाया 20, 20 को 2 हिस्सों में बांटेंगे तो ये वाला कोण आएगा 10 डिग्री। तो उसने हमसे पूछा ओपीआर, ओपीआर, तो ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों आएगा 10 डिग्री। समझ गए ना भाई, ये वाला कोण आएगा 10 डिग्री। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में करें इन फिगर टू कोट्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए सर्कल सबटेंड एंगल इक्वल टू 150 डिग्री एंड 90 डिग्री रेस्पेक्टिवली एट द सेंटर, पॉइंट बी ए सी बताएं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला कोण है 150 का, ये वाला कोण है 90 का, तो जोड़ निकालोगे तो 150 और 90 हो गया 240 डिग्री। तीनों कोणों का योग होता है 360, मतलब सॉरी माफ करिए, बिंदु के चारों तरफ का कोण होता है 360, 360 से घटाएंगे ये वाला कोण आएगा 120 डिग्री। तो मेरे बच्चे ये वाला कोण आएगा 120 डिग्री, और ये वाला कोण अगर 120 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक बात बताइए, इस वाली आर्क से
सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल है 120 डिग्री, बिल्कुल। तो इसी आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे जो बना हुआ एंगल होगा वो इसका आधा होगा। ये 120 है तो ये वाला एंगल कितना होगा मेरे बच्चे? BAC हो जाएगा इसका आधा, यानी 60 डिग्री। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 60 डिग्री। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है AOC का मान बताइए क्या होगा। मेरे बाबू आपने कुछ ही नहीं करना है, इसी वाली आर्क से सर्कल के सेंटर पे बना एंगल इसी आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे बने एंगल का डबल होता है। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बाबू आप ये बात जानते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, और ये दोनों रेडियस है, तो ये 40 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 40 डिग्री। ये भी स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है ये और ये दोनों सीधी रेखाएं, तो ये 30 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अब मेरे बच्चों एक थोड़ा सा अंदाजा लगा के मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि ये पूरा एंगल कितना बना? 30 और 40 70 डिग्री। पूरा एंगल मेरे प्यारे बच्चों कितना बना? 70 डिग्री। तो अगर ये वाला कोण 70 डिग्री है तो ये वाला कोण क्या होगा? डबल होगा। 70 का डबल, 70 का डबल क्या होगा? 140। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों AOC की जो वैल्यू होगी वो 140 डिग्री होगी। AOC की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 140। देखिए यार, सवाल में कह रहा है O वृत्त का केंद्र है, AOC का माप 100 डिग्री है, तो हमें ADC पूछ रहा है। तो देखिए यार, ADC होगा 50 डिग्री, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये 100 है तो ये पूरा कितना होगा साहब? ये होगा 360 में से 100 हो गया 260 डिग्री। अब मेरे बच्चों हल्का सा अगर ऑब्जर्वेशन टेकोगे तो इस वाली आर्क से सर्कल के सेंटर पे बना हुआ एंगल है 260 डिग्री। तो मेरे बच्चे इसी आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे एंगल बनाएंगे तो ये क्या होगा? 260 का आधा। 260 का मेरे बच्चे आधा। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 260 का आधा क्या होगा? तो ये होगा सब 130 डिग्री। तो ये 50 होगा तो ये 130 डिग्री होगा। और इसी बात से अंदाजा ये भी रखना कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल पे हों, जैसे D, C, B और A, ये चारों वर्टेक्स सर्कल पे चतुर्भुज बनी, तो इसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। ये अलग टाइप भी वहां समझाऊंगा भी मैं, लेकिन ध्यान ये रखना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। ये हमेशा ही 180 होता है। ये O नहीं P है, BC को कह रहा है P तक विस्तारित किया गया, BC को P तक विस्तारित किया गया। अब सवाल समझना है और समझाना है। DCB बताना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों जो मैंने मार्क किए हैं ये दोनों एंगल आपको बताने। हाँ जी, सुमन कुमार ठाकुर भाई ध्यान देना। देखिए, अगर आप बच्चे ज्योमेट्री को रेगुलर नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए एक आसान तरीका ये है कि अभी की क्लासेस छोड़ के ज्योमेट्री स्टार्टिंग से रिपीट करिए। मतलब देखिए, आप रोज का काम रोज नहीं करेंगे और एकदम से बीच में आके पढ़ेंगे तो नहीं बनेगी बात, अच्छा मेथड नहीं हो। अब आइए, अब मेरे दोस्त समझने वाली बात यह है कि इसी वाली आर्क से जो एक कर्लिंग लाइन चल रही है, इसी वाली आर्क से सर्कल के सेंटर पे एंगल बना कितने का? 140 डिग्री का। और इसी आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे एंगल बना, तो ये 140 है तो ये वाला कोण कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 70 डिग्री। ये वाला कोण कितना होगा? 70 डिग्री। हाँ जी, ये वाला कोण मेरे प्यारे बच्चों 70 डिग्री का होगा, पहली चीज। अब जो मैं पीछे बताता भी आ रहा हूं कि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल समझाऊंगा वैसे, लेकिन अभी के लिए मानिए, अगर किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष सर्कल पे हैं, देखो B भी सर्कल पे है, C भी सर्कल पे है, D भी सर्कल पे है, A भी सर्कल पे, तो ये ध्यान रखना कि इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है आमने सामने का। इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा और इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा। तो मेरे बेटे अगर ये 70 है तो ये 100, अगर ये 70 डिग्री है तो ये होगा 110 डिग्री। अगर मेरा समझदार बच्चा होगा तो ये देखेगा जिस भी ऑप्शन में दोनों का जोड़ 180 हो मेरा राइट आंसर है। तो 9 7 16 ये भी नहीं था, 180 ये भी नहीं था, 180 माफ करिए मैंने गलत बताया था, ये सही आंसर, यानी 180 डिग्री आपका राइट आंसर। तो थोड़ा देखा करो, ऑब्जर्व किया करो चीजों को। सोनम बेटा आइए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि O वृत्त का केंद्र है, AOB 150 डिग्री है, ACB बताना क्या होगा। मेरे बच्चों एक बात बताना, मैं आपसे ये वाला कोण जानना चाह रहा हूं क्या होगा। क्या बता सकते हैं मुझे ये वाला कोण क्या होगा? तो आप कहेंगे देखिए सर, इसी वाली आर्क से तो सेंटर पे 150 डिग्री का है, तो इसी आर्क से सर्कल के दूसरे पार्ट पे एंगल बनाएंगे, तो जो दूसरे पार्ट पे बना हुआ एंगल है ये हमेशा ही 150 का आधा होगा। तो ये 150 है तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाला कोण होगा 75। ये वाला कोण कितने का होगा मेरे प्यारे बच्चों? 75 डिग्री का, बिल्कुल ठीक है। और अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये वाला कोण 75 डिग्री का है, ये वाला कोण 75 डिग्री का है, तो ये वाला कोण कितने का होगा? साहब कहानी वही जो आप बता रहे हैं कि सर देखो चार वर्टेक्स, 1 2 3 4, तो चारों वर्टेक्स अगर किसी सर्कल पे लाई करते हैं तो हमेशा ही ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनती है, और चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने के कोणों का योग 180 हो जाता है। तो बाबू, ओ मेरे बाबू, अगर ये 75 है तो ये नेचुरल 105 डिग्री ही आपको टेकना पड़ेगा।
तो आंसर आया 105। दूसरा तरीका ये है कि हम ये ना ड्रॉ करते, कहते देखो ये 150 है तो 360 से ही घटाते ही आता 210, और सर अगर ये 210 है सेंटर पे बना हुआ एंगल, देखो इसी आर्क से सेंटर पे बना है 210 डिग्री, तो इसी आर्क से अगर ऊपर बनेगा तो क्या होगा 210 का आधा। तो दोनों ही तरीकों से आप इसका जजमेंट ले सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सवाल, करिए। आइए मेरे भाई देखिए ध्यान से, कह रहा ओ केंद्र वाले किसी वृत्त का केंद्र इस प्रकार है कि ओ ए बी 30 डिग्री और ओ सी बी 60 डिग्री। अब जरा ध्यान देना मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये है सर्कल का सेंटर, बिल्कुल ठीक है। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ये क्या है, रेडियस है, ये रेडियस है, बिल्कुल ठीक है साहब। ये भी क्या है, रेडियस है, बिल्कुल ठीक है, इसमें हमको कोई दो राय नहीं। अगर मेरे बच्चों ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो एक बात बताना क्या कि ये 30 डिग्री है तो ये वाला कौन 30 डिग्री होगा, साहब बिल्कुल होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अगर मेरे बच्चों ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये पूरा कोण क्या होगा, तो साहब ये एक त्रिभुज बनी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये 30 और 30 60, तो ये वाला कोण बना 120 डिग्री। ये वाला कोण बना मेरे प्यारे बच्चों 120 डिग्री। हाँ जी, ये वाला कोण कितना बना मेरे भाइयों, 120 डिग्री। अब आ गया, अगर आप ये बात समझ गए तो कि बेटा अगर ये पूरा कोण 120 डिग्री आ गया, तो अब जो ऑब्जर्वेशन आप ऐसे भी लगाइए कि अगर मैं इसको बड़ा करूं तो आप ये चीज़ भी नोटिस करेंगे कि सर ये सर्कल का सेंटर है, बिल्कुल है। तो सर ये भी तो सर्कल की रेडियस हुई, बिल्कुल है साहब। ये भी सर्कल की रेडियस हुई, बिल्कुल है साहब। भाई सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये तीसरी साइड है, तो तीसरी साइड के साथ बना हुआ एंगल क्या होता है, दोनों बराबर होंगे। तो ये 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा, 60 डिग्री। भाई ये दोनों साइडें बराबर है, रेडियस है, ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये वाला कोण भी क्या होगा 60 डिग्री, ये कोण भी क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों के योग 180 होना है, तो ये 60 डिग्री है। अब मेरे बाबू अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको ये बात पता चलेगी कि साहब ये पूरा जो कोण था ये कितना था, तो आप कहेंगे जी ये था 120। अगर ये पूरा कोण 120 था तो उसमें से ये वाला कोण कितना है 60, तो फिर ये वाला कोण कितना बचा, तो साहब ये वाला कोण भी 60 बचा। यानी अगर आप यहाँ आके नोटिस करेंगे बेटे तो आप देखेंगे कि ये पूरा जो कोण था, ये पूरा कोण था 120, ये वाला कोण है 60 डिग्री, तो ये वाला कोण पूछ रहा है, तो 120 में 60 घटाएंगे तो ये वाला कोण भी आएगा 60 डिग्री, और यही आपसे पूछ रहा है एओसी। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री मेरा सही उत्तर होगा। चलिए मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।